हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रीमिंग नॉलेज। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 5 करने वाले हैं। उसके अंदर हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने बोहर्स मॉडल के बारे में किया था। आज हम उसी से ही शुरू करने वाले हैं। तो देखिए, जो बोहर मॉडल था उसमें हमने क्या किया था कि जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Z/n के, एनर्जी है Z²/n² के, रेडियस n²/z के, एंड टाइम पीरियड n³ एंड फ्रिक्वेंसी Z²/n³। याद करने का तरीका बहुत ही आसान है। तो वेलोसिटी Z/n, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी। n²/z आपको याद करना है, इसमें एक और n/z इंटू कर दीजिए तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। उसका इस पूरी वैल्यू को उल्टा करके लिख दीजिए तो आपके पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो वैसे ही हमने देखा था कि जो रेडियस होता है वो 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम के बराबर था, और वेलोसिटी इतनी थी एंड एनर्जी ये थी। राइट, ये चीज़ हम कर चुके हैं। अब देखिए, आपके लिए क्वेश्चन है, प्लीज़ इसे अटैम्प्ट करिए स्क्रीन पॉज करके और फिर आंसर मैच करिएगा। तो हमने यहाँ पर क्या बोला है कि हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है एमिटेड रेडिएशन की। हमारे पास हीलियम आयन है जिसमें ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम 6 to 3, ठीक है। वैसे भी n2 6 है, n1 3 है, यही है। मीन्स इसमें क्या होने वाला है कि जो ट्रांजिशन है वो चेंज जो है वो एमिशन वाला होने वाला है। मीन्स एनर्जी नेगेटिव आने वाली है, जिससे हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए आप एनर्जी को मॉड लोगे, एनर्जी का मॉड लोगे, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब देखिए जरा यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग। तो E3 - E6 आपको करना पड़ेगा। लिख लीजिए यहाँ पर -13.6 इंटू 2²/3³ माइनस 13.6 इंटू 2²/6² लिख सकते हैं, बहुत ही आसान था। विच इज़ इक्वल्स टू -13.6 इंटू 4 एंड 1/9 माइनस 1/36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आपके पास जो डेल्टा ई है वो कितना आ जाएगा, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो नेगेटिव का आएगा 13.6 इंटू 1/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो जो आपके पास नेगेटिव है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एमिशन को कर रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी का मॉड लेना पड़ेगा जो कि h के बराबर होगा। और साथ ही साथ जो ये आपके पास एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, आपको जूल में चाहिए, क्योंकि जो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू किस में होती है, जूल्स में होती है। तो आप क्या करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, आप सिंपली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से इंटू कर देंगे तो आपके पास वैल्यू जूल्स में आ जाएगी, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी निकाल लीजिए, अब तो बहुत आसान है। तो हमारे पास 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 3 एंड 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। तो ये हर्ट्स जो है ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। बाकी आपको कैलकुलेशन करने का तरीका मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, ठीक है, कि आप कैसे बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको आप अपने आप कर लीजिए, आप इजीली कर पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, तो बोहर ने क्या बोला था कि जब भी ट्रांजिशन होती है तो क्या होगा, एमिशन और एब्जॉर्प्शन होगा एनर्जी का। एमिशन मतलब क्या होगा कि जो एनर्जी आएगी वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, एंड जो एब्जॉर्प्शन होगा उसमें नेगेटिव एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, राइट। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं, एमिशन के केस में हमारे पास क्या आ रही है, नेगेटिव एनर्जी आ रही है, एब्जॉर्प्शन के केस में पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। मीन्स चेंज नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। और जो चेंज एनर्जी का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो hc/λ की फॉर्म में फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि h के बराबर होगा, ठीक है, सिंपल है। अब देखिए वही यहाँ पर दे रखा है कि हमारे पास सपोज करिए दो एनर्जी स्टेट्स है। एक ग्राउंड स्टेट है जिसको हमने बोल दिया E1 और इसकी जो एनर्जी है वो लोएस्ट है। दूसरी हमारे पास एनर्जी स्टेट है जिसको हमने बोल दिया E2 और वो क्या है, हायर एनर्जी स्टेट है, और या फिर हम उसको एक्साइटेड स्टेट भी बोल सकते हैं। अब सपोज करिए जो इलेक्ट्रॉन है वो E1 से जंप किया, कहाँ पर, E1 से कहाँ गया, वो E2 में गया, राइट। E1 से कहाँ गया, वो E2 में गया। तो वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, और वहाँ पहुँचने के बाद वो क्या करेगा, ज़्यादा देर तक वहाँ रुक नहीं पाएगा, बिकॉज आपको पता है कि एक्साइटेड स्टेट में होगा, वो अनस्टेबल होगा। तो वो क्या करेगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को मतलब एनर्जी को रिलीज़ करेगा, बट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, और वापिस वो E1 पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब वो E1 से E2 गया तो उसने क्या किया, एमिशन किया, सॉरी एब्जॉर्ब किया। तो एब्जॉर्ब के केस में क्या हो गया,
जो हमारे पास एनर्जी वो पॉजिटिव आएगी जब, लेकिन वो E2 से E1 पे आया तो उसने क्या किया, एनर्जी को रिलीज़ किया, तो उस केस में एमिशन के केस में एनर्जी नेगेटिव पे आएगी। सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर एक हम ट्रांजिशन जो है एज्यूम कर रहे हैं N2 से N1 का ट्रांजिशन, ठीक है, N2 से N1 का हम एक ट्रांजिशन जो है एज्यूम कर रहे हैं। तो इसमें देखिए N2 से N1 जाएगा मीन्स हायर से लोअर जा रहा है, मीन्स हायर से लोअर जाएगा जब, तो क्या होगा, ऑब्वियसली एमिशन होगा, ठीक है। तो जो ट्रांजिशन है इसमें क्या होगा, एमिशन होगा, ठीक है। एक मिनट रुकिए, मैं इसको आपको करके बता देती हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। इसको हटा देते हैं यहाँ से। देखिए कैसे होगा ये, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर डेल्टा E इज इक्वल्स टू डेल्टा EN1 माइनस, यहाँ डेल्टा नहीं आएगा पहली चीज़, सिर्फ EN1 माइनस EN2 आएगा, ठीक है। फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, ठीक है, यही होगा। और इससे आपके पास चेंज आ जाएगा, मीन्स ट्रांजिशन जो एनर्जी का है वो पता चल जाएगा कितना एनर्जी चेंज हो रहा है, या फिर नेगेटिव है पॉजिटिव है। वैसे पता है कि वो नेगेटिव ही होने वाला है, बट स्टिल यहाँ से पता चल सकता है आपको। देखिए अब EN1 को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻19 जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। इसमें मैंने जो एनर्जी है वो किस में ली है, जूल्स में ली है, ठीक है, जूल्स पर एटम में ली है, तो ध्यान रखना है हमें। देखिए 10⁻⁻19 जेड स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर 18 आएगा, ठीक है, 19 नहीं है ये 18 है, एक मिनट रुक जाओ, ये जेड स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद आप क्या कर लीजिए, इसमें से माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 को कॉमन ले लीजिए, ले लिया कॉमन, और साथ में जेड स्क्वायर को भी कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास अंदर क्या बच जाएगा, N1 स्क्वायर प्लस माइनस 1/N2 स्क्वायर बच जाएगा। सही है, इतना ही बचेगा ना। अब देखो जो डेल्टा ही आपको उसको क्या लिख सकते हो, HC अपॉन डेल्टा लिख सकते हो। यस, डेल्टा ई को आप HC अपॉन डेल्टा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो विच इज़ इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर एंड 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, 1/λ इज इक्वल्स टू माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन HC और लैम्डा स्क्वायर एंड 1/N1 स्क्वायर अपॉन 1/N2 स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब देखिए जो ये वैल्यू है ये पूरी की पूरी क्या आएगी, ये पूरा कांस्टेंट ही हो गया यार, क्योंकि देखिए कांस्टेंट हो गया, H की वैल्यू कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और C स्पीड ऑफ लाइट सारा कांस्टेंट है। तो हमने क्या कर दिया, इस कांस्टेंट की जगह हमने लिख दिया यहाँ पर R क्या होगा यहाँ पर, रिडबर्ग कांस्टेंट होगा। और फिर कर दिया हमने जेड स्क्वायर एंड 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। क्लियर है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो R है वो क्या आ गया हमारे पास, R जो है वो है रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोल दिया मैंने, रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। और जो R की वैल्यू होती है वैसे कितनी होती है, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स में आती है। लेकिन आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1/R की डायरेक्ट वैल्यू लिख सकती है, जिसको आप याद कर लीजिए क्योंकि आगे काम आने वाली है। वो कितनी होती है, तो वो होती है 911.5 एंगस्ट्रॉन्ग अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये आप कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो हमने R की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख दिया, जिसकी वैल्यू आएगी 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। एंड ये, और इसमें N1 क्या है हमारे पास, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, क्योंकि जो ट्रांजिशन हो रही थी वो N2 से N1 जा रही थी ना, तो हमारे पास N1 क्या आ गई फाइनल स्टेट और N2 क्या आ गई हमारे पास इनिशियल स्टेट। क्लियर है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, और एक लास्ट चीज़ यहाँ पर, ये जो 1/λ इसको आप क्या लिख सकते हो, न्यू बॉर लिख सकते हो। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो वेव नंबर होता है वो क्या होता है, 1/λ, ठीक है। तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वही सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया, सेम ही है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट लैम्डा इन टर्म्स ऑफ R फॉर लिथियम +2 इन आयन व्हेन अ ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम 4 to 2। यही क्वेश्चन है ना, तो कर लीजिए यार, बहुत आसान है। हमें R की टर्म में निकालना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो 1/λR एंड हमारे पास Z की वैल्यू कितनी है इसमें, ऑब्वियसली 3 होगी, लिथियम है। एंड 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, तो आपके पास कितना हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए इनिशियल स्टेट यहाँ पर क्या है, 4 है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया यहाँ पर, हमें किसमें आना है, 4 to 2 आना है। सोचिए आप,
तो हमारे पास जो ये 4 है वो आ जाएगा क्या, वो N2 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा N1। बिल्कुल सही सोचा आपने। तो हमें क्या करना है, N2 से N1 जाना है। तो हमारे पास 2 जो है वो फाइनल स्टेट है एंड 4 जो है वो क्या है, इनिशियल स्टेट है। ठीक है, तो लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। कर लेंगे, हो जाना चाहिए यार, अब तो बहुत आसान हो गया। तो 9R एंड सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास आएगा 3/16। और क्या लिख सकते हैं आप कि जो लैम्डा है इट इज़ इक्वल्स टू 16/27 आर। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका आंसर है वो आ गया आर की फॉर्म में। और अगर सपोज करो बोलते पूरा का पूरा आंसर कैलकुलेट करो तो क्या करते, 1/r की जगह 911.5 को रख देते, आंसर निकल जाता। ठीक है, तो सिंपल है। ठीक है, आगे चलते थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो पहले ये देख लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देखो क्या है कि जो ये वैल्यूज़ हैं वो आपको याद करनी है। ठीक है, कि फर्स्ट एनर्जी स्टेट की क्या वैल्यू होगी एनर्जी की, तो -13.6। सेकेंड की इसका हाफ होती है तो -3.4। थर्ड की 1.51, फोर्थ की 0.85, 5 की 0.544 या 54 तक याद कर लीजिए। एंड सिक्स की कितनी हो जाएगी, कल हमने राउंडिंग देखा था जब हमने वो देखा था यार कैलकुलेशन वाला पार्ट, तो 0. कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा 0.38 कर लेंगे इसको हम। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0.54। ठीक है, और ये वाला 0.85। तो देख लीजिए आप कैसे याद कर सकते हैं, अपने तरीके से इसको याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, याद करना क्योंकि ज़रूरी है। ठीक है, फिर से रिपीट कर देती हूँ एक बार। 13.6, इसका आधा हो गया 3.4, इसका अगला क्या हो गया 1.51, उसके अगला क्या हो गया 0.85, उसके अगला क्या हो गया 0.54 और नेक्स्ट 0.38। 2 बार लिखिए, गारंटी के साथ बोल रही हूँ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। करिए, बहुत ही आसान है। हमें क्या करना है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ लैम्डा एमिटेड ऑफ लिथियम +2 4:1 टू बेरिलियम +3 6:2। ठीक है, बहुत ही आसान है। हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है, मतलब उनका रेशियो फाइंड आउट करना है। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लिथियम +2 की, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। 1/λ लिथियम +2 इज इक्वल्स टू आर, मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड की वैल्यू इसमें कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, मतलब 3 का स्क्वायर जेड का स्क्वायर और 1/n1 स्क्वायर। n1 स्क्वायर मतलब कितना हो गया यहाँ पर, n1 स्क्वायर फाइनल स्टेट 1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 9R इंटू 15/16। ठीक है, वैसे आप क्या कर लीजिए, बेरिलियम का फाइंड आउट कर लीजिए। तो कितना आ जाएगा आपके पास 1/λ एंड बेरिलियम +3 इज इक्वल्स टू R इंटू बेरिलियम में कितना आएगा 4 आ जाएगा जेड। तो ये हो गया। और यहाँ पर हमारे पास फाइनल स्टेट क्या थी, कितनी थी, 2 स्क्वायर एंड माइनस 1/6 स्क्वायर। तो इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16R इंटू 8/36। ठीक है, आप क्या कर लीजिए, रेशियो निकाल लीजिए। तो रेशियो निकाल सकते हैं यार, बहुत ही आसान है। लैम्डा लिथियम अपॉन बेरिलियम इज इक्वल्स टू व्हाट, तो लिथियम कितना आ जाएगा हमारे पास, उल्टा करके लिखना पड़ेगा हमें क्योंकि हमने ये देखिए ये हो गया। और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 36 और ऊपर चला जाएगा हमारे पास 16R इंटू 8। ठीक है, ये हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि कितना होगा 512/121। ठीक है, तो आपके पास रेशियो आ जाएगा। तो इतना हो गया। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग और स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, देखिए अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपकी जो बुक है एनसीईआरटी वाली या जो भी बुक्स होती है उसमें स्पेक्ट्रा जो है पहले पढ़ाते हैं और बाद में बोहर्स पढ़ाते हैं, यही होता है ना। लेकिन मैंने आपको क्या किया, पहले बोहर्स पढ़ाया फिर स्पेक्ट्रा पढ़ा रही हूँ। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम था उसको जो एक्सप्लेन किया था या कंक्लूड किया था वो बोहर ने किया था। मीन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम पहले आया, बाद में क्या किया बोहर ने उसको कंक्लूड कर दिया, तो बोहर बाद में आया। लेकिन मैंने आपको इसलिए बोहर्स पहले पढ़ाया ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि अदरवाइज आपको चीज़ें समझ ही नहीं आती कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। अब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए क्योंकि हम बोहर्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं। पहली बात कि स्पेक्ट्रा होता क्या है, क्या बोल दिया मैंने, स्पेक्ट्रा होता क्या है। तो देखो दो चीज़ें हैं, एक होता है डिस्पर्सन और दूसरा हमारे पास क्या होता है स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा जो हम बोल देते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए क्या हुआ, वाइट लाइट आई, प्रिज्म पर गिरी और प्रिज्म पर गिरने के बाद वो क्या हुई, इस तरीके से ये आगे 7 अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशंस में क्या हो गई, वो डिवाइड हो गई।
यही हुआ। और बाद में हमने क्या किया, उसको यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रिकॉर्ड कर लिया। क्या बोला, मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि वाइट लाइट आई, प्रिज्म पर गिरी, गिरने के बाद वो 7 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ की रेडिएशंस में स्प्लिट हो गई या ब्रेक हो गई, और बाद में हमने इसे क्या किया, यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर उसे रिकॉर्ड कर लिया। सिंपल सी चीज़ है। अब देखो इसमें 2 चीज़ें हुई। एक क्या हुआ कि पहले तो जो रेडिएशन आई, वाइट लाइट आई, वो क्या हुई, वो स्प्लिट हुई, राइट, स्प्लिट हुई। तो जो स्प्लिटिंग होता है उसको हम क्या बोलते थे, डिस्पर्शन। क्या बोल दिया मैंने, स्प्लिटिंग को डिस्पर्शन बोल दिया। और जब हमारे पास स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड किया तो हमने क्या फाइंड आउट किया कि यार हमारे पास जो ये रेडिएशंस हैं वो एक ऑर्डर फॉलो कर रही हैं। कौन सा वाला, विवग्योर वाला, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो इन्होंने ये पैटर्न फॉलो किया उसको हम क्या बोल देंगे, स्पेक्ट्रम बोल देंगे या स्पेक्ट्रा बोल देंगे। समझ में आई बात। तो मतलब स्प्लिटिंग मतलब क्या हो गया, डिस्पर्सन, और जो ये हमारे पास पैटर्न आया उसको हम क्या बोल देंगे, स्पेक्ट्रम। सिंपल है। तो पैटर्न, स्पेक्ट्रम, स्प्लिटिंग, डिस्पर्सन। तो आपको चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा, कि कितने टाइप्स के स्पेक्ट्रास हो सकते हैं। तो पहला कौन सा होता है, कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस। सेकंड एब्जॉर्प्शन, एमिशन। थर्ड एटॉमिक, मॉलिक्यूलर। फोर्थ लाइन बैंड, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रास की। देखो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा कौन सा होता है, जिसमें सारी की सारी जो वेवलेंथ्स होंगी एक पर्टिकुलर रीजन की होंगी। मतलब ये आपके पास अगर स्पेक्ट्रा आता है तो उसके अंदर सारी की सारी वेवलेंथ होंगी जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में होती हैं, विदाउट एनी ब्रेक। जैसे विवग्योर है जो कि विजिबल रीजन में भी मिलता है, तो मतलब क्या होगा, विवग्योर की सारी जो है वेवलेंथ की रेडिएशंस का स्पेक्ट्रा आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको बोल देंगे हम लोग कंटिन्यूस। लेकिन जब डिसकंटिन्यूस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ एक वेवलेंथ्स जो होती हैं मिस कर जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस। देखिए एग्जांपल यहाँ पर विवग्योर, ये पूरा का पूरा है, लेकिन देखिए इसमें इंडिगो, येलो एंड रेड ये गायब हो गई, तो इसको हमने क्या बोल दिया, डिसकंटिन्यूस बोल दिया। क्लियर है। देखिए सारा कंटिन्यूस है, यहाँ पर ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है। देखिए कंटिन्यूस में ये होना चाहिए कि सारी लगातार होनी चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। हाँ बाद वाली विजिबल नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, पर जो विजिबल हो रही है वो लगातार होनी चाहिए, ये मतलब है। डिसकंटिन्यूस में देखिए यहाँ पर क्या है, एक ब्रेक आ गया, यहाँ पर इधर देखिए यहाँ सारे ब्रेक्स हैं ये, तो इसको हम क्या बोल देंगे, डिसकंटिन्यूस बोल देंगे, ठीक है। शायद क्लियर हो गई होगी चीज़। अब वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्या है यहाँ पर, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा। तो देखो ये होता क्या है, पहले इस चीज़ को समझिए फिर हम ये देखेंगे, ठीक है। देखो क्या होता है, सपोज करो ये हमारे पास क्या है, एटम है, ठीक है, जिसमें एक ऑर्बिट ये है और बीच में हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। और एक और ले लेते हैं हम लोग। देखो एक और मैंने ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि सपोज करो आपके पास आई वाइट लाइट में ले ली, ताकि आपको चीज़ ऐसे समझ में आ जाए, ठीक है। वाइट लाइट आई जिसके अंदर क्या था, विवग्योर था, यही देखा ना हमने, विवग्योर था, ठीक है। और वो क्या हुई कि इस एटम के इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल हुई, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन जो पहले ग्राउंड स्टेट में था, ठीक है, वो क्या होगा, जंप करके कहाँ पहुँच जाएगा, वो पहले N1 में था, जंप करके वो कहाँ चला जाएगा, N2 में चला जाएगा। मीन्स अब इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। मतलब जब वो यहाँ से यहाँ गया तो उसने क्या किया, कुछ एक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया। समझ रहे हो बात, उसने क्या किया, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया। अब जब उसने एब्जॉर्ब किया तो जो वाइट लाइट जो हमारे पास बची, समझ रहे हो बात, एब्जॉर्ब करने के बाद जो वाइट लाइट बची उसका हमने क्या किया, उसको प्रिज्म से क्रॉस करके उसका स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर लिया फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। क्या बोला मैंने, इसको हमने प्रिज्म के ऊपर फॉल करवा कर बाद में क्या किया, इसका यहाँ पर इस तरीके से फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर स्पेक्ट्रा जो है ड्रॉ कर लिया। तो इसमें हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन था उसने जो येलो वेवलेंथ की रेडिएशन थी वो एब्जॉर्ब कर ली, ये वाली। तो हमें जो स्पेक्ट्रा दिखेगा वो कैसा दिखेगा, हमें दिखेगा विब और येलो गायब हो जाएगा। मीन्स ये किस तरह का स्पेक्ट्रा हो गया, डिसकंटिन्यूस टाइप का स्पेक्ट्रा हो गया। समझ में आई बात, इतनी क्लियर होगी बात। अब देखो क्या हुआ, अब तुमने क्या किया, जो ये वाला तुम्हारे पास एटम था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्साइटेड है, ठीक है, N2 स्टेट में है, उस एटम को तुमने लिया और उसके ऊपर क्या किया, कुछ नहीं किया। तुम्हें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन N2 में होगा या एक्साइटेड स्टेट में होगा तो वो ज़्यादा देर वहाँ पर नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो कैसी सिचुएशन है, इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन है।
तो वो जल्दी से जल्दी कोशिश करेगा वापिस N1 में आने की, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो N1 में आएगा तो वो क्या करेगा जब यहाँ पर आएगा, वो करेगा एनर्जी लूज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, ठीक है, एनर्जी लूज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तो जो रेडिएशंस जो हैं उनको आप वापस से क्या करोगे भाई, प्रिज्म के ऊपर जैसे ही फॉल करवाओगे और उसको तुम कहाँ पर रिकॉर्ड करोगे, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो जैसे तुम रिकॉर्ड करोगे तो जो तुम्हारे पास स्पेक्ट्रा आएगा, अब वो कैसा दिखेगा तुम्हें, सिर्फ उसमें कौन सी दिखेगी, येलो लाइट दिखेगी, जो मतलब पहले एब्जॉर्ब हुई थी वही एमिट कर रहा है वो। तो मतलब जब उसने पहले केस में एब्जॉर्ब किया तो उसको हमने क्या बोल दिया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और जब उसने सेकेंड केस में ये एमिट किया तो उसको हमने क्या बोल दिया, एमिशन स्पेक्ट्रा। समझ में आ गई बात यार, हो जानी चाहिए क्लियर, ठीक है, बहुत आसान था। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जब कोई एटम होता है तो वो कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जो बचा हुआ स्पेक्ट्रा आएगा हमारे पास उसको हम बोल देंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और एमिशन में क्या होगा कि जो रेडिएशंस उस एटम ने एब्जॉर्ब की हैं वो जब रिलीज करेगा और जब आप उसको रिकॉर्ड करोगे तो जो बैंड या स्पेक्ट्रा, जो स्पेक्ट्रा आपको मिलेगा उसको हम बोल देंगे एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो ये मैंने आपको बात समझा दी। अब देखो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, अब शायद आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारे पास ऐसा एटम है जहाँ पर क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर इन ग्राउंड स्टेट, इसलिए इसको कोल्ड दिखाया गया है, कम एनर्जेटिक दिखाया गया है। तो उसके ऊपर हमने क्या किया, इस तरीके से रेडिएशंस को फॉल करवाया, जैसे करवाया तो क्या होगा, वो कुछ एक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, जो उसने एब्जॉर्ब की वहाँ पर ये क्या दिख गया यहाँ पर इस तरीके से, वो क्या दिखा दिया हमने यहाँ पर, डार्क दिखा दिया। सॉरी। तो देखिए ये वाला केस देखिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारे पास जो ये वाला एटम है जो अब क्या हो चुका है, एक्साइटेड स्टेट में जा चुका है, एनर्जेटिक हो चुका है, वो क्या करेगा, एनर्जी को लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। और जो रेडिएशंस वो लूज करेगा जब आप उसको क्या करोगे, स्पेक्ट्रा के ऊपर रिकॉर्ड करोगे तो जो उसने एब्जॉर्ब की होंगी रेडिएशंस वही उसके ऊपर दिखेंगी, बाकी सब काला दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर एमिशन स्पेक्ट्रा हो गया, ठीक है, क्लियर हो गई होगी चीज़। अब देखो अगला हमारे पास कौन सा होता है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है उसमें क्या होता है कि जो रेडिएशंस होंगी एब्जॉर्ब की जाएंगी बाय एन एटम, मतलब जब एक एटम जो है रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा तो उसको हम बोल देंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। रेडिएशन मीन्स एमिटेड और एब्जॉर्ब, कुछ भी बोल सकते हैं आप। और जब जो हमारे पास मॉलिक्यूल, सॉरी थोड़ा शोर आ रहा है शायद पीछे से ना, तो कुछ काम चल रहा है। तो देखो जब जो रेडिएशंस है मीन्स एमिट और एब्जॉर्ब की जाएंगे एक मॉलिक्यूल के द्वारा बाय अ मॉलिक्यूल, तो उसको हम क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रा। बट एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, एटम में ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो सकती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करो हमारे पास एटम है, ठीक है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस नहीं हो सकते, उल्टा बोल दिया, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस नहीं हो सकते, बिकॉज एटम में क्या होगा यार, हाइड्रोजन होगा या कार्बन ही होगा या ऑक्सीजन ही होगा। तो उसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके अंदर वही ट्रांजिशन शो करेंगे। लेकिन जब मॉलिक्यूल लेंगे तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, लाइक हमने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, तो इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन सब जो है वो क्या करेंगे, स्पेक्ट्रा बनाएंगे। तो एक कॉम्प्लेक्स तरह का आपके पास स्पेक्ट्रा आएगा। तो मैंने क्या बोल दिया, जब एटॉमिक स्पेक्ट्रा होगा तो उसमें सिर्फ एटम एब्जॉर्ब करेगा, एमिट करेगा, तो आपके पास सिंपल सा एक स्पेक्ट्रा आएगा। लेकिन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा आता है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अगला हमारे पास होता है लाइन एंड बैंड स्पेक्ट्रा। तो लाइन में क्या होगा, या तो वन लाइन आएगी स्पेक्ट्रा में या तो फिर बहुत मतलब कि एक लाइन आएगी या फिर कुछ नंबर्स में लाइन आएगी, ठीक है। तो ओनली वन और फ्यू लाइन्स, ठीक है, उसको बोल देंगे लाइन स्पेक्ट्रा। और बैंड स्पेक्ट्रा में क्या आएगा, बहुत सारी आएंगी तो ऑब्वियसली, और इसमें क्या होंगी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो है बहुत सारी हो रही होंगी और जो स्पेक्ट्रा बनेगा बहुत ज़्यादा चौड़ा बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देंगे, बैंड स्पेक्ट्रा। तो ये कॉम्प्लेक्स होगा और ये वाला क्या होगा, सिंपल होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक लाइन है, मोर देन वन लाइन होगी, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कम होगी और इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि मल्टी एटॉमिक स्पीसीज होंगी जो अपना अपना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो कर रही होगी, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना वो भी अपना एक स्पेक्ट्रा बनाती हैं, उनको बोल देते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। और हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो स्पेक्ट्रा है उसमें वेव्स का क्या ऑर्डर होता है, तो देखिए
पहले तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई ना। और जो हमारे पास विजिबल रीजन है, इसका अपना अलग से विवग्योर वाला जो स्पेक्ट्रा बनता है, ठीक है, तो यहाँ पर अलग से दिखा दिया गया है। तो देखिए जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। पहले रेडियो वेव्स होंगी, फिर माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, फिर हमारे पास विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे, फिर गामा रे एंड फिर कॉस्मिक रे। ये चीज़ हो गई। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा है वो क्या करेगा, इन सारी वेव्स को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग वेवलेंथ और इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी जो है अरेंज करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो आर है उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी या वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो याद रखना है, कैसे याद रखोगे, जैसे विवग्योर क्या था ना, विवग्योर में जो रेड कलर होता है उसका वेवलेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, राइट। तो उसमें आर का क्या है, लैम्डा ज्यादा है। वैसे इसमें जो आर है इसका भी क्या है, लैम्डा ज्यादा है। पर यहाँ पर आर क्या होता है, रेडियो वेव होता है, समझ रहे हो बात। तो रेडियो वेव का लैम्डा ज्यादा होगा, जैसे विवग्योर में लाल का लैम्डा ज्यादा था, ठीक है, याद रहेगा। और उसका उल्टा उसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, यहाँ पर रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका होगा, कॉस्मिक का होगा, ठीक है। और रेडियो वेव्स होती कौन सी हैं, जो रेडियो वीडियो में यूज़ होती है। माइक्रोवेव्स जिससे खाना बनता है, माइक्रोवेव्स होते हैं ना घर में, उसमें माइक्रोवेव्स होती हैं। और एक्सरे, हॉस्पिटल जाते हो ना तो एक्सरे करवाया होगा कभी, उसमें एक्सरे होती है। वैसे अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, उसमें अल्ट्रावायलेट यूज़ होती है। तो ये जो रेडिएशन है उन सब काम्स में होती हैं। अब देखो अगर हम बात करते हैं विजिबल लाइट की रेंज की, तो देखो तुम्हें विजिबल लाइट की रेंज को याद रखना है, ठीक है। बाकी सारी याद नहीं करनी है, बट इसकी तुम्हें याद कर लेनी है, ठीक है। तो इसकी रेंज कितनी होती है, तो 400 टू 750 नैनोमीटर एंड 4000 एंगस्ट्रॉन्ग टू 7500 एंगस्ट्रॉन्ग भी तुम बोल सकते हो, ठीक है। तो इसकी तुम्हें क्या करनी है, ये जो रेंज है वो याद कर लेनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और जो ये मैंने वैल्यूज़ बोली है क्या है, किस चीज़ की है, वेवलेंथ की है। ये किसकी है, वेवलेंथ की है। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखिए यहाँ पर। तो याद रखना है कि इसकी रेंज कितनी होती है, 400 टू 750 नैनोमीटर, ठीक है। तो इसकी रेंज आपको याद रखनी है। अब अच्छा बात आती है इसको याद कैसे करें। दवाइयों के नाम सुने हैं ना घर पे यार, तो वैसे समझ गए दवाई है एक रमीव्यू XGC, याद रहेगा, आसान है यार। रमीव्यू XGC मेरे साथ 3 बार बोलो, याद हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, ठीक है। रमीव्यू XGC, रमीव्यू XGC, रमीव्यू XGC, ठीक है। तो ये इससे आप क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। और जो आर होगा उसका क्या होगा, वेवलेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कम होगा, ठीक है। और याद इसलिए करना है क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेम्ड स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो इसमें क्या करने वाले हैं, मैंने क्या बोला था कि बोहर्स मॉडल बाद में आया और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पहले आया। जो बोहर्स मॉडल है वो है क्या, तो एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन है किस चीज़ का, स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन का। तो देखो बोहर्स ने किया क्या, एक्चुअली बोहर्स ने क्या किया कि उसने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लिया और उसके बाद उसको क्या किया, हाई टेम्परेचर दिया है। हमने हाइड्रोजन में देखा था, अगर अभी तक आपने चैप्टर नहीं किया है तो जाके देखिए उस चैप्टर को। और एक और चीज़, मेरे चैनल को आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसके ऊपर मैं नोट शेयर कर रही हूँ। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया कि जो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, गैस जो है, इसके ऊपर क्या किया गया, हाई टेम्परेचर दिया गया, ठीक है, थ्रू व्हाट, इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिसिटी, या फिर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, याद हो हमने किया था उसमें। तो हमने क्या किया उसके बाद, मतलब बोहर ने क्या किया, इसको एटम्स में ब्रेक कर लिया और फिर इसकी बीम जो है, ठीक है, उसकी जो ब्लूइश कलर की बीम थी उसको उसने प्रिज्म के ऊपर फॉल करवाया। प्रिज्म के ऊपर फॉल करवाने के बाद जो स्पेक्ट्रा आया उसने उसे क्या कर लिया, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो जो स्पेक्ट्रा आया वो कुछ जो नीचे तुम्हारे सामने लाइंस बनी हुई ना, उस तरीके की लाइंस थी, ठीक है, उस तरीके की वो क्या थी, लाइंस थी। और उन लाइंस को बाद में क्या किया, अलग अलग साइंटिस्ट ने स्टडी किया और अपना नाम दिया। क्या बोला, कर फिर से रिपीट कर रही हूँ मैंने बोला कि जो बोहर था उसने क्या किया, हाइड्रोजन गैस ली, लेकिन उसने क्या किया, उन्होंने हाइड्रोजन एटम्स में कन्वर्ट किया। कैसे किया, हाई टेम्परेचर लगाकर, थ्रू इलेक्ट्रिसिटी और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, उसकी बीम बनाई, उसको प्रिज्म पर फॉल करवाया और प्रिज्म पर फॉल करवाने के बाद क्या हुआ, उसका फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर स्पेक्ट्रा को रिकॉर्ड कर लिया। जो स्पेक्ट्रा आया उसके पास वो कुछ इस तरीके का था, जिसको क्या किया गया, अलग अलग साइंटिस्ट ने स्टडी किया, ठीक है, और अपना अपना नाम दिया। क्लियर होगी चीज। अब देखो यहां पर
सबसे पहले हमारे पास आए लाइमन, ठीक है। जो लाइमन थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिखाया ट्रांजिशन फ्रॉम N2 टू लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट जिसमें थी n इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब लाइमन में लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट कौन सी होगी, n इक्वल टू 1 होगी, ठीक है। और बाल्मर में लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट कौन सी हो जाएगी, N2 हो जाएगी, n इक्वल टू 2। पास्चन में लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट कौन सी हो जाएगी, n इक्वल टू 3, ब्रैकेट में n इक्वल टू 4, पी फंड में n इक्वल टू 5, एक और आता है हम्फ्रीज जो कि होती है n इक्वल टू 6, देखो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, ठीक है। तो याद रखना है कौन कौन सी होगी, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्राई। ये भी 2-3 बार बोलोगे याद रहेगा। देखिए मैंने भी इस तरीके से याद किया, आप भी इस तरीके से याद कर लीजिए, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्राई। 2-3 बार पढ़ोगे तो हो जाएगा याद। तो देखो अब इसमें देखिए ट्रांजिशन कैसे हो रही है। अब पहली बात, जो स्पेक्ट्रा है वो कैसा है, एमिशन स्पेक्ट्रा है। क्या बोल दिया मैंने, कैसा स्पेक्ट्रा है, एमिशन स्पेक्ट्रा है। तो जो देखिए अगर हमारे पास लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट लाइमन के केस में N1 है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से आ सकता है, या तो N2 से 1 पे आएगा, N3 से 1 पे आएगा, 4 से 1 पे आएगा, 5 से 1 पे आएगा, 6 से 1 पे आएगा, 7 पे 1 पे आएगा, या इन्फिनिटी से 1 पे आएगा। वैसे ही बाल्मर में क्या होगा, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा वो 3 से 2 पे आएगा, या 4 से 2 पे आएगा, 5 से 2 पे आएगा, 6 से 2 पे आएगा, या फिर इन्फिनिटी से 2 पे आएगा। पास्चन में सेम वैसे तुम कर लो कि वो 4 से 3 पे आएगा, या फिर सो ऑन एंड इन्फिनिटी से किस पे आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा। वैसे हम पी फंड में क्या आएगा हमारे पास 5 पे आएगा, और हम्फ्रीज में क्या आ जाएगा, वो 6 पे आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो देखो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ शो कर रहा है, कहाँ से कहाँ कर रहा है वो, तो N2 से कर रहा है N1 पे, यही है। N2 यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो N1 तो हमेशा लाइमन के केस में क्या रहेगा, जैसे लाइमन ले रहे सपोज करो, तो लाइमन के केस में हमेशा ही N1 क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। और बाल्मर के केस में N1 क्या रहेगा, 2 रहेगा। पास्चन के केस में N1 कितना रहेगा, 3 रहेगा, N1 4 रहेगा, N1 5 रहेगा। लेकिन जो N2 की वैल्यूज है वो क्या क्या हो सकती हैं, खुद सोचो तुम यार। N2 यहाँ पर अगर N1 जो है 1 है लाइमन के केस में, तो N2 क्या हो सकता है, 2 से 2 हो सकता है, मतलब 2 से 1 हो सकती है ट्रांजिशन, या N2 3 हो सकता है, मीन्स 3 से 1 हो सकती है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि N2 की वैल्यू 2 3 हो सकती है, या फिर 2 अगर N1 2 है तो 3 4 होगी, या 4 5 6 6 7 8 होगी, ठीक है। ये चीज़ हो गई। दूसरी बात है कि जब अगर सपोज करो लाइमन के केस में जो ट्रांजिशंस होंगी वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लोकेट कर रही होगी। बाल्मर के केस में जो हमारे पास ट्रांजिशंस होंगी वो विजिबल रेंज में होंगी, और पास्चन के केस में, बाकी सबके केस में इंफ्रारेड के रीजन में होंगी। अब आप इसको याद कैसे कर सकते हो, यूवी, ठीक है। तो अल्ट्रा वायलेट हो गया, उसके बाद में क्या आ रहा है, वी आ रहा है ना, विजिबल। तो वी से वी शुरू हो रहा है, समझ रहे हो बात, वी से वी शुरू होता है, पहला अल्ट्रा वायलेट आ गया फिर विजिबल आ गया, तो याद रहेगा। तो पहला अल्ट्रा वायलेट फिर विजिबल, बाकी सारे इंफ्रारेड, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो एक और चीज़ यहाँ पर जान लीजिए। अब बताओ कि अगर इलेक्ट्रॉन 2 पे है, पहला केस मैंने क्या बोल दिया, एक इलेक्ट्रॉन 2 पे है और एक इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे है, ठीक है। और अगर सपोज करो जो इलेक्ट्रॉन 2 पे है वो 1 पे आ रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे है वो 1 पे आ रहा है, तो ज़्यादा एनर्जी कौन एमिट करेगा, बताओ ज़्यादा एनर्जी कौन एमिट करेगा, ऑब्वियसली कौन सा करेगा, इन्फिनिटी टू 1 वाला करेगा। तो जो इन्फिनिटी से 1 वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ज़्यादा एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तो मतलब अगर ज़्यादा एनर्जी लूज करेगा मीन्स उस रेडिएशन की वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो मतलब अगर ज़्यादा एनर्जी लूज करेगा तो उन रेडिएशंस की वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। वैसे बाल्मर में भी आपको क्लियर हो गया होगा, पास्चन ब्रैकेट सब में एक चीज़ आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको चीज़ें। अब देखो यहाँ पर हमने ट्रांजिशन ली यहाँ पर N2 से N1 तक की, हमने फॉर्मूला कर लिया है ये वाला 1/λ इक्वल्स टू RZ² 1/N1² माइनस 1/N2², जहाँ पर N1 क्या था, फाइनल था, N2 क्या था, इनिशियल था, R क्या था, रिडबर्ग कांस्टेंट था, जिसकी वैल्यू कितनी थी 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर 911.5 एंगस्ट्रॉम। कर लिया था ना हमने चीज़।
और हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होता है, Z1 होता है, तो हम ये लिख सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे। अब सपोज करो हमारे पास है लाइमन सीरीज, ठीक है, तो लाइमन सीरीज में ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक हो रही है, N2 से 1 होगी, मतलब 1 यहाँ पर क्या है, N1 है, तो N2 से 1 होगी, और N2 क्या हो सकता है, तो 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। रीजन कौन सा होगा, यूवी रीजन होगा, ठीक है। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि जब ट्रांजिशन 2 से 1 होगी, क्या बोल दिया मैंने, जब ट्रांजिशन 2 से 1 होगी तो उसको हम क्या बोल देंगे, अल्फा लाइन, ठीक है। और जब 3 से 1 होगी तो उसको हम क्या बोल देंगे, बीटा लाइन। और जब 4 से 1 होगी तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, गामा लाइन, ठीक है। और इन्फिनिटी से 1 को बोल देंगे हम लोग लिमिटिंग लाइन। क्लियर हो गया, अल्फा बीटा गामा एंड लिमिटिंग लाइन, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो कि अल्फा लाइन ट्रांजिशन अगर आपको बोली होगी तो आपके दिमाग में क्लियर होना जाना चाहिए, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, इमीडिएट नेक्स्ट की। वो कुछ भी हो सकता है, बाल्मर पास्चन ब्रैकेट कुछ भी हो सकता है, इमीडिएट नेक्स्ट की बात कर रहे हैं अल्फा लाइन के केस में। मतलब हमें क्या करना है, 2 से 1 में जाना है। अगर बीटा लाइन मतलब इमीडिएट नहीं है, उसके बाद वाली है, मतलब 3 से 1 जाना है। और अगर गामा बोल दिया मतलब उससे नेक्स्ट, मतलब 4 से 1 जाना है। और लिमिटिंग बोल दिया तो मतलब इन्फिनिटी से 1 जाना है। तो क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको ये सब चीजें मेंशन हो सकती हैं, अल्फा लाइन, बीटा लाइन, गामा लाइन, इन्फिनिटी टू 1, तो चीज आपको याद रखनी है, लिमिटिंग लाइन मीन्स, ठीक है। और देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। कैसे, तो अल्फा लाइन जब भी बोलेंगे तो मतलब क्या होगा, N1 + 1 to N1। अब देखिए आगे किसी के केस में भी एप्लीकेबल हो सकता है। और बीटा मीन्स N1 + 2 to N1 और N1 + 3 to N1, ठीक है। अभी इसको याद कर लीजिए, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं मैं, N1 + 1 to N1, N1 + 2 to N1, N1 + 3 to N1, ठीक है। अल्फा बीटा गामा और लिमिटिंग में क्या हो गया, इन्फिनिटी टू 1। क्लियर हो गया। अब देखो बाल्मर आप खुद से सोचिए, ठीक है, मेरा पहले स्क्रीन पॉज करिए, पहले खुद से सोचिए, फिर आप मैच करिए कि आप सही सोच रहे थे कि गलत सोच रहे थे, ठीक है। तो देखो बाल्मर में पहली बार ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगी, तो N2 से 2 होगी, क्लियर है। लाइमन के बाद बाल्मर आता है, बाल्मर के बाद पास्चन ब्रैकेट पीफंड हम्फ्रीज, ठीक है। तो N2 से कहाँ होगी, 2 होगी। और रीजन कौन सा होगा, विजिबल वाला होगा, विजिबल रीजन होगा, ठीक है। तो देखो अब इसमें अगर आपको बोल दें कि अल्फा लाइन ट्रांजिशन बताओ, तो आप कौन सी वाली बताओगे, बताओ। N1 + 1 to N1 मीन्स 3 to 2, ठीक है, 3 to 2। और बीटा वाली क्या हो जाएगी, 4 to 2। गामा वाली क्या हो जाएगी, 5 to 2। और इन्फिनिटी वाली क्या हो जाएगी, मतलब लिमिटिंग लाइन वाली क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी टू 2। क्लियर है। तो देखो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अल्फा लाइन 3 to 2, बीटा लाइन 4 to 2 एंड गामा लाइन 5 to 2 एंड इन्फिनिटी टू 2। बाकी आप खुद से लिख सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा, इसमें 4 5 6। क्लियर है। इस वाले में क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 5 6 7। और इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास 6 7 8। और इसमें क्या हो जाएगा 7 8 9। क्लियर है, बहुत आसान है, कर सकते हो आप, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अब सपोज करो हमारे पास कोई सीरीज है, कौन सी, इन्फिनिटी टू N1, ठीक है। मैं आपको बता चुकी हूँ, वही चीज़ आगे यहाँ पर लिखी हुई है, फॉर अ पर्टिकुलर सीरीज इन्फिनिटी टू N1, ठीक है। तो हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी ट्रांजिशन कौन सी होगी, मैंने बता दिया है आपको, इन्फिनिटी टू N1 होगी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उस केस में, और मिनिमम वेवलेंथ होगी, ठीक है। सपोज करो आपके पास क्वेश्चन आता है ट्रांजिशन ऑफ मिनिमम वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज। मिनिमम वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी वाली, ठीक है। तो बाल्मर के केस में क्या लेंगे हम लोग, 2 लेंगे, मींस इन्फिनिटी टू 2 आ जाएगा। क्लियर है। अगर ट्रांजिशन फॉर मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम पास्चन सीरीज, तो लाइमर बाल्मर पास्चन 3 आ गया हमारे पास, तो इन्फिनिटी तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मिनिमम एनर्जी ट्रांजिशन की, तो देखिए मिनिमम एनर्जी ट्रांजिशन कौन सा होगा, मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे छोटी कम से कम एनर्जी कहाँ रिलीज होगी यार, ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ जाएगी ना, तब रिलीज होगी सबसे कम एनर्जी, यहीं पर होगा ना सबसे कम चेंज। तो ये कौन सा होगा, N1 + 1 to N1। क्या बोल दिया मैंने, N1 + 1 to N1 में जब जाएंगे तो क्या होगा, मिनिमम एनर्जी चेंज होगा, मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ होगा और मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा। कर सकते हो। तो देखो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ चला गया, हाँ ये देखो। तो मिनिमम एनर्जी ट्रांजिशन में क्या होगा, N1 + 1 to N1, ठीक है, या मिनिमम फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम वेवलेंथ। क्लियर है। तो देखो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्रांजिशन फॉर मैक्सिमम लैम्डा ऑफ लाइमन सीरीज,
तो मतलब मैक्सिमम लैम्डा बताना है हमें, मतलब मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। तो लाइमन सीरीज मतलब फर्स्ट वाली है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 to 1 कर सकते हो, देखो 2 to 1 हो गया, और मिनिमम लैम्डा होगा तो इन्फिनिटी टू 1। अगला पार्शियल सीरीज के लिए बताना है हमें मैक्सिमम लैम्डा और मिनिमम लैम्डा, आंसर मत देखिए, ठीक है, मैं हटा देती हूँ। तो लाइमन बाल्मर पार्शियल थर्ड आ रही, राइट। तो मैक्सिमम लैम्डा मतलब मिनिमम एनर्जी मतलब 4 to 3, और मिनिमम लैम्डा मतलब इन्फिनिटी टू 3। क्लियर है, देखो वही लिखा हुआ है, क्लियर है, तो आप आसानी से कर सकते हो, आसान है, ज़्यादा कुछ मुश्किल काम नहीं है, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अगला देखो, कैलकुलेट द लिमिटिंग लाइन वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जब लिमिटिंग लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग, मींस ट्रांजिशन जो है कहाँ से कहाँ हो रही होगी, बाल्मर है यहाँ पर, मतलब इन्फिनिटी टू 2 हो रही होगी, क्योंकि बाल्मर सेकंड नंबर पे आती है। क्लियर है, अब देखो कर लेते हैं क्वेश्चन। तो हमारे पास वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू आर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। जेड स्क्वायर होता है, लेकिन मैंने जेड यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि हाइड्रोजन के लिए जेड जो होता है वो 1 ही होता है, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा r, और 1 अपॉन n1 स्क्वायर मतलब फाइनल स्टेट मीन्स 4, और 1 अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा इसका 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 माइनस 0 आ जाएगा। 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, और विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू r बाई 4 हो गया, और लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या आ गया 4 बाई r आ गया, और 1 बाई r की वैल्यू क्या होती है 911.5 एंगस्ट्रॉम। तो आपके पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी, आप कैलकुलेट कर सकते हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, चलो अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द लैम्डा ऑफ बीटा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज मतलब 1, और बीटा लाइन मतलब क्या, सोचो n1 प्लस 2 मतलब क्या आ जाएगा 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3 to 1 कर दो यहाँ पर 3 to 1, ठीक है, 3 to 1 हो जाएगी ट्रांजिशन। अब क्या करना है, मैं लैम्डा निकाल लो यार, बहुत आसान है अब तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू r एंड 1 बाई n1 स्क्वायर। तो फाइनल स्टेट इसमें क्या है 1 है, और माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर मतलब 9 आ जाएगा, ठीक है। तो कर लेते हैं r 1 माइनस 1 अपॉन 9 मीन्स r कितना आ जाएगा हमारे पास 8 बाई 9। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर लैम्डा आ जाएगा 9 अपॉन 8r। क्लियर है, और इसमें आप क्या कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे 9 बाई 8 इंटू क्या जाएगा 911.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, आसान था ये भी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लिमिटिंग लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज टू बीटा लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज। हो जाएगा, हो जाना चाहिए, बहुत आसान है यार। तो कैसे 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, और इसमें हमारे पास जेड का वैल्यू क्या आएगा, जेड की वैल्यू जो है इसमें 1 ही आएगी, ठीक है, क्योंकि सारे क्या है हाइड्रोजन के केस में है ये। देखो जब भी लाइमन बाल्मर पार्शियल आएगा तो याद रखना कि इसमें जेड तुम्हें 1 ही लेना है, क्योंकि जो लाइमन बाल्मर पार्शियल ब्रैकेट पीफर्ड सीरीज थी वो किसके स्पेक्ट्रा जो थे वो किस में आए थे, वो हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा में आए थे, राइट। तो याद रखना है कि जो लाइमन बाल्मर पार्शियल जब भी आए तो तुम्हें क्या करना है, जेड की वैल्यू 1 ही लेनी है, अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन के लिए वो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बाल्मर की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 1 अपॉन लैम्डा बाल्मर कितना आ जाएगा हमारे पास r आ जाएगा, और इन्फिनिटी टू n1 मतलब बाल्मर का कितना आ जाएगा, इसमें n1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और पार्शियल का कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, और लेकिन इसमें क्या है बीटा लाइन से है ना, बीटा लाइन से कितना हो जाएगा 5 to 3, ठीक है। तो 1 अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल्स टू r एंड 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो r और 1 अपॉन 4, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है। तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, लैम्डा बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 4 अपॉन r आ जाएगी, कर सकते हो। वैसे आप क्या करो, पार्शियल की कैलकुलेट कर लो, कैसे, तो 1 अपॉन लैम्डा पार्शियल इज इक्वल्स टू r एंड 1 अपॉन 2 स्क्वायर था उसमें, तो उसमें कितना जाएगा 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 25, और कितना आ जाएगा हमारे पास r, और 25 में से 9 जाएंगे कितना रहेगा 16 रहेगा, 16 9 25 होता है ना, हाँ ठीक है। और नीचे क्या जाएगा हमारे पास यहाँ पर, कर लेना यार 25 इंटू 9 करना पड़ेगा, ठीक है। बाद में आप क्या करोगे, रेशियो निकाल लोगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 16r अपॉन 225 आएगा, और क्या बोल सकते हो आप, लैम्डा p इज इक्वल्स टू 225 अपॉन 16r, और क्या बोल दोगे कि जो लैम्डा
b है अपॉन लैम्डा p है, वो किसके बराबर है? तो 4 अपॉन r और 225 इंटू 6r, तो 6 कट जाएगा, तो 64:225 आ जाएगा। कर लोगे ना यार, आसान है यार, मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, चीज़ें आसान है। अगला देखो, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है, देखो बताती हूँ उसका मतलब क्या हुआ। पहले एक मिनट पीछे चलते हैं थोड़ा सा। जैसे आपने ये देखा था, ठीक है, कि मतलब अगर जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है सपोज करो N2 से N1 आ रहे हैं, N2 से N1 आ रहे हैं, मीन्स सपोज करो 2 से अगर 1 आ रहे हैं तो कितने टाइप्स की लाइन आएंगी? समझ रहे हो बात? कितनी लाइन्स हमें शो होंगी, कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो देखो क्या हो सकता है, अगर सपोज करो N1 इक्वल N2 से 1 आ रहा है तो मतलब एक ही हो सकता है यार। लेकिन अगर सपोज करो N1 से लेकर 4 तक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 से 1 आ रहा है, तो कैसे कैसे आ सकता है? तो 4 से 3 आए, फिर 3 से 2 आए, फिर 2 से 1 आए, या फिर वो 4 से 2 आए, फिर 2 से 1 आए, या फिर और क्या हो सकता है कि वो यहाँ से यहाँ आए, फिर डायरेक्ट यहाँ पर आ जाए, या फिर और क्या हो सकता है कि वो और कैसे आ सकता है, बस ऐसे ही आ सकता है, ठीक है। और भी शायद पॉसिबल हो सकते हैं। तो मतलब इसकी बात कर रहे हैं कि कितने तरह की स्पेक्ट्रल लाइंस जो है आएंगी, कितने तरह की स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल है, कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी हो सकती हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर सपोज करो ट्रांजिशन हो रही है N2 से N1 तक, तो जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस आएंगी स्पेक्ट्रल लाइंस वो कितनी होंगी? कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप? तो N2 माइनस N1 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। अगर तुम N2 माइनस N1 को अगर N रख लो, ठीक है, तो तुम्हारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी जगह N रख लो, N प्लस 1, ठीक है, क्लियर है। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी आ जाएंगी? N इंटू N प्लस 1 अपॉन 2, और यहाँ पर N क्या होता है? N2 माइनस N1 होता है, याद रहेगा यार, बहुत आसान है यार। जैसे N नेचुरल नंबर का सम कितना होता है? N इंटू N माइनस 1 अपॉन 2 करते हो ना, तो कुछ नहीं, यहाँ पर प्लस ले लेना, याद रहेगा आसानी से। तो N इंटू N प्लस 1 बाय 2, और जहाँ पर N जो है वो कितना है? N2 माइनस N1, ये चीज़ याद रखनी है, ऐसा नहीं भूल गए, ठीक है। अगली चीज़ देखो, एक और चीज़ आती है कि स्पेक्ट्रल लाइंस इन अ पर्टिकुलर सीरीज, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर सीरीज में कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी, क्वेश्चन में बताऊंगी आपको, ठीक है। तो N2 से X, और X क्या होगा? लोएस्ट ऑर्बिट ऑफ पर्टिकुलर सीरीज, ठीक है, N2 से X। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल बस इतना याद रखिए कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी है? N इंटू N प्लस 1 बाई 2, और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन अ पर्टिकुलर सीरीज क्या होंगी? N2 से लोएस्ट ऑर्बिट ऑफ पर्टिकुलर सीरीज, मतलब X। अब देखिए X की वैल्यू क्या होगी? अगर लाइमन होगा तो 1 होगी, बाल्मर होगा तो 2 होगी, पास्टन होगा तो 3 होगी, ब्रैकेट होगा तो 4 होगी, और पीफंड होगा तो 5 होगी, हमफ्राई होगा तो 6 होगी। सिंपल है। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन आपके पास ये है कि 6 to 1 ट्रांजिशन हो रही है, आपको क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ लाइंस फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन पर्टिकुलर सीरीज फाइंड आउट करनी है। कर ले, देखो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी आ जाएगी? तो पहले क्या कर लो? N2 माइनस N1 कर लो, कितना आ जाएगा आपके पास? कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, यही आएगा ना, 5 आ जाएगा। अब क्या करो? 5 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 2 कर लो, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 15 आ जाएगा ना, आ गया 15, कर सकते हो यार। अब क्या करना है आपको? बताना है लाइमन सीरीज में कितनी लाइंस होंगी, ठीक है, लाइमन वाले में कितनी होंगी। तो कैसे करेंगे आप, क्या बोलेंगे? तो हमारे पास क्या होगा कि जो N2 है, N2 मतलब कितना है यहाँ पर? 6 है, तो 6 में से आप क्या करोगे? 6 में से आप क्या करोगे? इस ऑर्बिट का लोएस्ट ऑर्बिट एनर्जी ले लोगे, मतलब लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट लोगे, मतलब यहाँ पर क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर कितनी बनेगी? 5 होंगी लाइंस, लाइमन वाले में 6 होंगी, 5 होंगी। बाल्मर वाले में कितनी आ जाएंगी? 6 माइनस क्या कर दोगे? 2 कर दोगे तो 4 हो जाएंगी। इसमें 6 माइनस 3 कर दोगे तो कितनी आ जाएंगी? 3 आ जाएंगी। उसके बाद 6 माइनस 4 कर देंगे तो कितनी आ जाएगी हमारे पास? 2 आ जाएंगी। और 6 माइनस 5 कर दोगे तो कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब इनको कैलकुलेट कर लीजिए, तो टोटल कितना आ जाएगा आपके पास? 3 4 5 6 4 10 15 आ गया ना। तो देखो हमने बता दिया कि पर्टिकुलर सीरीज में कितनी लाइंस होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो खुद से ट्राई करिए, आंसर देखिएगा बस मेरा। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस था सबसे पहले, तो क्या कर लो? N2 माइनस N1 की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी आपके पास? 5 आ जाएगी। उसका क्या करो? 5 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 2 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा आपके पास? वापिस से नहीं, गड़बड़ हो गया, रुको एक मिनट, 7 से 2 है ना? नहीं ठीक था यार, ठीक है था, सॉरी एक मिनट रुको, ठीक था।
तो देखो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 5 × 5 + 1 मतलब वापस से हमारे पास कितनी आ जाएंगी, 15 आ जाएंगी, है ना, 15 आ जाएंगी। और तो लाइन्स ऑफ लाइमन सीरीज में कितनी होंगी, कितनी लाइन्स होंगी, तो क्या कर दोगे, n2 माइनस लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट ऑफ लाइमन सीरीज, तो 7 - 1, इसमें क्या जाएगा 7 - 2, 7 - 3, 7 - 4 एंड 7 - 5, यही आएगा, ठीक है, यही आएगा। लेकिन एक चीज़ बताती हूँ मैं, क्या कि यहाँ पर जो ट्रांजिशन हो रही है वो कहाँ हो रही है, 7 से 2 हो रही है, तो लाइमन में तो जाएगा ही नहीं, तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इस तरीके से काट देंगे, काट दिया मैंने, ठीक है। जो बची होंगी वही हमारे पास होंगी, वहीं पर स्पेक्ट्रल लाइन्स आएंगी, तो कितनी आ जाएंगी, 5 आ गई यहाँ पर, ठीक है, 5 आ गई, और 4 आ गई, फिर 3 आ गई, फिर 2 आ गई, सबको ऐड कर लीजिए, कितना आएगा, कितना आएगा, अरे टोटल, अरे एक और आएगी यहाँ पर, कौन सी आएगी यहाँ पर, कौन सी आएगी यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5, हाँ 7 - 6 भी तो आएगी, हम फ्राई भी आएगी, ठीक है, हम फ्राई भी आएगी, कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 1 आ जाएगी। तो हमारे पास कितना आ गया, टोटल कर लीजिए, 5 और 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, ये हो गया। अब देखो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बड़े आगे यहाँ पर चलते हैं। देखो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एनी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम, क्या बोल दिया मैंने, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एनी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हमें क्या करनी है, वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए जरा, यार आसान है, कैसे, क्या लिखा है यहाँ पर, एक बार फिर से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एनी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम। तो देखो हाइड्रोजन एटम की बात की है हमने, तो जो ट्रांजिशन होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, n1 से n2 पर होगी, ठीक है, n1 से n2 पर होगी, राइट। अब अगर आपको याद हो तो हमने वैल्यूज़ की थी, कौन कौन सी वैल्यूज़ थी, कितनी थी, -13.6 थी, उसके बाद -3.4 थी, याद आ रहा है कुछ, माइनस उसके बाद क्या आया था 1.51, याद आया 0.85, उसके बाद सो ऑन, ये वैल्यूज़ थी, राइट। तो हमें बतानी है कि जो मिनिमम ट्रांजिशन है, ठीक है, या मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एनी ट्रांजिशन होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात, अगर जो हमारे पास ये है इलेक्ट्रॉन है, तो वो कहाँ से कहाँ तक ट्रांजिशन करेगा, देखो कहाँ से कहाँ तक ट्रांजिशन, कब सबसे कम एनर्जी उसे कहाँ चाहिए, जब वो 2 से 1 आएगा, ऑब्वियसली यार, क्योंकि जितना ऊपर जाता जाएगा उसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा ज़्यादा क्या होती जाएगी, लूज एमिशन होती जाएगी। देखो हमने क्या बोला था, इन्फिनिटी से जब वो 1 पे आएगा तो क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी लूज करेगा, यही बोला था, और जैसे जैसे वो नीचे जाता जाएगा तो उसे वो कम एनर्जी लूज करता जाएगा, तो मतलब सबसे कम कब करेगा वो, जब 2 से 1 पर आएगा। हमने एक और बात की थी बोर्ड्स में कि जब हम n1 से ऊपर की तरफ जाएंगे, इन्फिनिटी की तरफ, तो क्या होगा, गैप जो है वो क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, एनर्जी गैप जो है रिड्यूस होता जाएगा, बट जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, ये हो गया। तो लोएस्ट एनर्जी हमारे पास कौन सी होने वाली, इन दोनों को माइनस कर दो तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर आ जाएगा आपके पास 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कर सकते हैं, आसान है यार, कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फाइंड द वेवलेंथ इन अ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बिटवीन 500 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। हमें क्या करनी है, वेवलेंथ जो है फाइंड आउट करनी है, हो जाएगा, कैसे होगा, तो वेवलेंथ को आप कैसे लिखते हो ना इस तरीके से, 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या गिवन है यहाँ पर, क्या क्या गिवन है यहाँ पर, कुछ नहीं, देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपको क्या करना है, वेवलेंथ फाइंड आउट नहीं करनी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यार, एनर्जी फाइंड आउट करनी चाहिए ना, यहाँ पर एनर्जी होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, वेवलेंथ नहीं आएगा क्योंकि वेवलेंथ तो गिवन है। तो एनर्जी फाइंड आउट कर लोगे तो एनर्जी कितनी आएगी, जब आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पर 500 पुट कर लेना, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी आपके पास, 2.44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी, और इस केस में कितनी आ जाएगी, तो 700 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख दोगे तो कितना आ जाएगा, 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी, ठीक है। और पूछा है कि फाइंड द एनर्जी इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बिटवीन 500 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो जो ये एनर्जी है वो मतलब कि कौन सी मतलब कि
कौन से मतलब कि आप बोल सकते हैं जब ट्रांजिशन हो रही है तो कहाँ पर लाई करेगी, ठीक है। तो देखिए कितनी है वो 2 ये सही था, वैसे सही था कि जो वेवलेंथ्स हैं वो कहाँ पर लाई करेंगी, ठीक है, कौन से रीजन में लाई करेंगे, ये मतलब है कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो देखो 2.44 और 1.77, ठीक है, तो 2.44 1.77 का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पर 3 और N2, ठीक है, इसी के बीच में पॉसिबल है, इसी के बीच में पॉसिबल है, क्योंकि ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रही है, ऐसी होगी ना। तो 2.44 जो है 3.4 से कम है और 1.77 जो है 1.5 से ज़्यादा है, मीन्स वही यही रीज़न होगा। समझ में आ गई बात, क्या होगा, यही रीज़न होगा। तो हमारे पास जो ट्रांजिशन होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, 3 से 2 होगी। क्लियर है शायद। अब देखिए आगे चलते हैं। कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस दैट मे बी एमिटेड बाय हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो जो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है, ठीक है, रेडिएशंस की, उसके लिए ट्रांजिशन कौन सी होगी जिसमें एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है, तो वो कौन सी होगी, इन्फिनिटी टू 1 होगी, ठीक है, इन्फिनिटी टू 1 होगी। इतनी बात क्लियर है। अब इन्फिनिटी टू 1 आप फाइंड आउट कर लीजिए हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम के लिए। कैसे करोगे, सब सेम रहेगा, बस हाइड्रोजन के केस में Z=1 लोगे और हीलियम के केस में Z=2 लोगे और लिथियम के केस में Z=3 लोगे, ठीक है, और उससे आप वैल्यूज को कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा। और देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, आप ये खुद से अटेम्प्ट करेंगे, बस इसमें ध्यान रखिएगा जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर होती है, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, आसान से कर सकते हैं, ठीक है। और जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या हो रहा है, अ सर्टेन ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट्स गिव्स टोटल 10 स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है, हाउ मेनी ऑफ देम बिलोंग्स टू यूवी स्पेक्ट्रा, यही बोला गया है ना। तो देखो क्या बोला मैंने यहाँ पर कि टोटल जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है वो 10 आ रही है, यही बात कही गई यहाँ पर, कितनी आ रही है, टोटल स्पेक्ट्रल लाइन्स 10 आ रही है, ठीक है। तो इनमें से कितनी जो है वो यूवी स्पेक्ट्रा के बीच में लाई करेंगी, तो देख लेते हैं हम लोग। यूवी मतलब क्या हो गया हमारे पास, लाइमन वाली बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ लाइन्स इन लाइमन सीरीज, यही बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि जो लाइमन होता था उसको वो किस रीजन में लाई करती थी, यूवी वाले रीजन में लाई करती थी ना, राइट। तो हमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन लाइमन सीरीज फाइंड आउट करनी। देखो N2 से N1 ट्रांजिशन हो रही है, मतलब N2 से N1 ट्रांजिशन हो रही है, जिसमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स जो कितनी है हमारे पास, 10 है, यही है। तो देखो निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 = कितना आ जाएगा यहाँ पर, n² + n, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यही आएगा ना। तो विच इम्प्लाइज n² + n - 20 = 0, और n² क्या बोल सकते हैं हम लोग, 5n - 4n = 20 = 0, और n + 5 n, और इधर क्या जाएगा वापस से हमारे पास n + 5 और -4 = 0, और n = 4 और n = -5। कर सकते हैं आप, शायद कर सकते हैं। तो अब देखिए जो n = -5 वो तो पॉसिबल है, तो उसको हम लेंगे नहीं, बच गया हमारे पास क्या, n = 4। अब देखिए अगर यहाँ पर n = 4 है हमारे पास, और दूसरी चीज़, और n1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 है, तो n2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, कर लेंगे। तो n2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई, तो हमारे पास आ गया n2 = 5। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ लाइंस फाइंड आउट करनी है लाइमन सीरीज के अंदर, मतलब n2 - x करना है हमें। तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, राइट। और जो x है लाइमन के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट। तो हमारे पास कितनी आ जाएंगी, वो कितनी आ जाएंगी, टोटल 4 आ जाएंगी, ठीक है। तो लाइमन सीरीज मतलब अल्ट्रा वायलेट रीजन में कितनी लाइन्स आएंगी, 4 लाइन्स आएंगी 10 में से, ठीक है, क्लियर है। तो बस हम इतना ही करेंगे आज, और बार बार बोल रही हूँ कि जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन है। तो प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो शेयर कीजिए। थैंक यू।